मेरी आज की कहानी का शीर्षक है शादी की सच्चाई। वास्तव में यह अति सत्य है कि जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक उसकी असलियत को समझ भी नहीं पाया जाता। और जब तक होती नहीं है तो शादी के सपने बड़े देखे जाते हैं कि शादी होगी तो बड़े सुख होंगे, अच्छे होंगे, पैसे होंगे, गाड़ी होगा, घर होगा, नौकर होंगे। तरह तरह की जो सपने होते हैं ना, ये हो हर किसी के मन में आता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वास्तविकता कुछ और ही होता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा दुख मिले और यह जरूरी नहीं कि हमेशा सुख मिले, लेकिन सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा ही मिलता है। वैसे अगर जो शादी नहीं करते तो क्या उन्हें दुख नहीं मिलता? उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी तकलीफें होती हैं, और खासकर तब जब वो अकेले हो रहते हैं। खैर, आज मेरी कहानी शादी क्या सच में होती है, शादी क्या सच में होती है? क्योंकि सही मायने में शादी तो किया जाता है, सामाजिक रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन दिल से क्या शादी होती है? कहीं वो भी सामाजिक रस्म की तरह सिर्फ निभाए जाए, ऐसा भी तो होता है। तो इसी तरह मेरी कहानी में जो महिला पात्र हैं, जो इस कहानी की नायिका है, रिमझिम उसका नाम है। जब उसकी पढ़ाई खत्म हुई तो आम माता पिता की तरह हम भारतीय समाज में उसकी भी शादी के लिए उसके माता पिता ने रिश्ते देखना शुरू किया। पढ़ाई खत्म करने के बाद अच्छी खासी कमाई वो घर बैठे कर ले रही थी। घर में ही उसने एक आर्ट स्कूल खोल रखा था और वहां पर वो तरह तरह की आर्ट की चीजें बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को सिखाती थी और काफी पैसे और सम्मान दोनों कमाया कर रही थी। लेकिन इस बीच उसकी शादी तय भी हो जाती है। पिताजी ढूंढकर बहुत एक अच्छे रिश्ते की सौगात लेकर आते हैं और रिमझिम की शादी विनय जी से हो जाती है। नाम तो विनय है पर विनय पे मत जाइएगा। विनय ने कभी भी रिमझिम से अच्छा व्यवहार नहीं किया। शादी के 2 दिन बाद ही विनय बोलने लगा कि मैं यह शादी नहीं करता, सिर्फ मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मजबूर किया कि शादी कर लो। मैं शादी पे विश्वास ही नहीं करता। ये बातें सुनकर रिमझिम की आंखें डबडबा गईं। अभी जुम्मा जुम्मा कुछ दिन हुए शादी की और अभी ये क्या बात कह रहे हैं मेरे पति। परंतु उसके पास और कोई चारा नहीं। हालांकि चारा बना सकती थी। वो चाहती तो अपने घर वापस चली जा सकती थी, यानी मायके वापस जा सकती थी। परंतु उसने अपने बूढ़े रिटायर्ड पिता की बातें सोची कि अगर मैं अभी वापस मायके लौट जाऊं तो पिता के ऊपर काफी जिम्मेदारी मेरी आ जाएगी। फिर लोग तरह तरह के प्रश्न उनसे पूछेंगे। पिताजी बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, रिश्तेदारों में उनका मान सम्मान था, उठने बैठने वालों में वो काफी अपना दबदबा रखते थे। बड़ी इज्जत थी उनकी क्योंकि वे समाज सेवक थे, लोगों की बड़ी मदद करते थे और निस्वार्थ भाव से करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। उनका नाम तारकनाथ जी था। लेकिन दुर्भाग्य यह था, अब मुश्किल यह था कि रिमझिम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने आप को बहुत समझाया कि जो भी हो मैं निभाने की कोशिश करूंगी, और उसने धीरे धीरे उस परिवार को अपने मन में एक स्थान देना शुरू किया, सम्मान देना शुरू किया, परिवार के समस्त लोगों को सम्मान एवं प्रेम देना शुरू किया। घर का काम यूं तो बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता था क्योंकि घर में करने वाले काफी नौकर चाकर लोग थे, क्योंकि विनय बाबू भी एक प्रतिष्ठित इंजीनियर थे। परंतु उनका मन कभी रिमझिम में नहीं लगा। वे हमेशा अपनी खुशी बाहर खोजा करते थे। और दुविधा की बात तो ये थी कि उनकी जो माँ थी वो हमेशा विनय जी को सपोर्ट किया करती थी। विनय जी की ये चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। उनका ये मानना था कि विनय घर का बड़ा लड़का है और काफी पैसा कमाता है, उसकी रोजगार बड़ी अच्छी है और उच्च पद पर वो आसीत है। अतः
उसके जीवन में हम दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे, बल्कि वह करेंगे जो विनय को पसंद है। इसलिए उन्होंने कभी विनय को किसी बात के लिए रोक-टोक नहीं लगाई और ना ही कभी समझाया कि विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के अलावा अन्यत्र संबंध बनाना ठीक नहीं है। दरअसल रिमझिम ऐसे परिवार से आई थी जिसमें बहुत सादगी थी और उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार था, अर्थात 4 चाचा, 2 बुआ और भरा पूरा परिवार था, कुटुंब वाला परिवार था। बड़े खुश थे वो लोग, मिल-जुल के रहा करते थे। क्योंकि उनकी माँ सीता जी और पिता तारकनाथ जी दोनों ही पूरे परिवार का बड़ा ध्यान रखती थी। इसलिए रिमझिम के मन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि पति ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने चाचाओं को ऐसा नहीं देखा। उन्होंने देखा चाचा कितने अच्छे हैं। उन्होंने अपने घर में आने वाले अन्य रिश्तेदारों, मेहमानों, परिचितों में कभी इस तरह की हरकत नहीं देखी, बल्कि एक अच्छा संपर्क, एक पवित्रता उसने देखा था। तो इसलिए उसके मन में भी यही एक बात बैठ गई थी कि जब पिताजी ने रिश्ता तय किया है, तो ज़रूर वे किसी अच्छे व्यक्ति को ही मेरे लिए चुन के लाए हैं। इसीलिए वो और पिताजी को दुखी नहीं करना चाहती थी। दरअसल हम भारतीय लड़कियों की यही एक बड़ी विडंबना होती है कि शादी के बाद वे अपने मायके वालों को दुखी नहीं करना चाहते हैं। तो खैर ये एक अलग विषय है। अब आगे क्या होगा यह देखिए। रिमझिम को धीरे-धीरे विनय तंग करने लगा। तंग? कैसा तंग? मारपीट? गाली-गलौज? बिल्कुल नहीं। विनय जी इस मामले में बड़े अच्छे इंसान थे। कभी भी कोई गाली-गलौज या मारपीट अपनी पत्नी को नहीं किया करते थे, बल्कि मौन रहकर इतना कष्ट दिया करते थे और यदि कभी मुंह से कुछ निकला तो ताने के स्वरूप तीर हुआ करती थी, जो कि रिमझिम के सीधे सीने में जाकर चुभ जाती थी। एक तो किसी बात का वो जवाब कभी देते ही नहीं थे। क्या खाओगे? कहाँ जाओगे? चलो घूमने चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों परेशान हो? हजारों प्रश्न रिमझिम पूछ ले, परंतु उसको कोई महत्व ही विनय नहीं दिया करता था। और यदि कभी रोध होकर कुछ पूछ ले, कुछ बात उनके मुंह से निकालने की कोशिश करे, तो ऐसी तीर रूपी जो बातें विनय जी के मुंह से निकलती थी, जो कि ऐसा लगता था कि शायद कानों को भी नामंजूर हो, शायद कान भी रो पड़े कि हाय हम ये क्या शब्द सुन रहे हैं। तो बड़ा ही दुखदायी परिस्थिति तब तैयार हो जाता था। विनय जी की माँ को ये सब कुछ पता था। वो बड़ी खुश होती थी जब उन्हें पता चलता था कि उनका बेटा उनकी बहू को बहुत तड़पा रहा है, तरसा रहा है, क्योंकि उनकी माँ शुभा देवी उन्हें अपने बेटे का व्यवहार और कठोर व्यवहार, तिरस्कृत व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। वे चाहती थी कि उनका बेटा अपनी बहू को बहुत परेशान करे। शुभा देवी चाहती थी कि उनका पुत्र विनय कुमार जी वो अपनी पत्नी को बहुत परेशान करे, लेकिन मुंह से कभी नहीं बोलती थी। वो मुंह से हमेशा अपनी बहू के सामने सपोर्ट में ही बात किया करती थी। परंतु जब शुभा अपने कमरे में होती थी तो विनय जी को अलग से रसोई में बुलाकर उसके कान में बड़ी मीठी मीठी बातें घोला करती थी। कैसी मीठी मीठी बातें वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ऐसा बोलती थी, देख विनय, घर में वो वीनू बोलती थी, देख वीनू, तेरे पिताजी है ना, जब तुम लोग छोटे थे तो कभी भी मेरा साथ नहीं देते थे। मैं रात भर तुम लोगों को गोद में लेके बैठी रहती थी। तू, तेरा भाई, तेरी बहन कितना तंग किया करते थे मुझे। एक दिन भी उन्होंने रात को उठकर ये नहीं पूछा कि अरे तुम सोए नहीं, लाओ लाओ मैं बच्चों को संभाल लेता हूँ। पता है, सारी रात मैं बच्चों को लेकर यूं ही बैठी रहती थी। और उस समय तो हमारे घर पे बिजली नहीं थी, तो हम लोग सब लालटेन जलाया करते थे। तो सोचो उस अंधेरे में कितनी मुझे तकलीफ होती थी। लेकिन मैं चाहती हूँ तू कभी भी अपने बीवी से ऐसा मत करना, तू अपनी पत्नी से हमेशा अच्छा व्यवहार करना, समझा ना। हाँ विनू, मैंने बहुत दुख पाया, वो जाने दे, तेरी माँ हूँ मैं भले ही दुख पालू, मगर तू कभी अपनी बीवी को इतना दुख मत देना है, समझा ना विनू।
बस क्या था, विनय जी बहुत अच्छी तरह समझ जाते थे कि मुझे अपनी माँ का जो तकलीफ है उसको अपनी बीवी पर से उतारना है, और वो वैसे ही करने लगे। लेकिन रिमझिम हमेशा देखती थी कि उनके जो ससुर जी थे, प्रकाश कुमार जी, वो अपनी पत्नी को बहुत स्नेह किया करते थे, बहुत सम्मान किया करते थे और बड़े प्रेम से बात किया करते थे। कभी भी उनको बात करना होता था तो रिमझिम देखती थी, बड़े स्नेह से बोला करते थे इस तरह से, शोभा जी थोड़ा चाय मिलेगा? तो उनकी जो सास जो होती थी, रिमझिम की सास, वो कहती थी, क्यों, अभी तो एक कप पिया है। असल में क्या है शोभा जी, आपके हाथ की बनी चाय ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए एक कप से मेरा मन नहीं भरता, 2 कप पी लूं तो ठंडक लगेगी। कैसी ठंडक? चाय से कोई ठंडक होती है क्या? चाय तो गर्म वाली चीज है। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था सुभा जी, असल में आपके हाथ की बनी गरम गरम चाय भी मुझे बड़ी शांति देती है। आपके हाथ की बनी हुई हर चीज मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इस तरीके से जो प्रकाश जी हैं वो अपनी पत्नी से बड़े स्नेह से समीह से बात किया करते थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि उनका विनय पुत्र विनय बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी पत्नी को कितना तंग कर रहा है या किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, शोभा जी सब कुछ जानती थी, सब कुछ समझती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगे। रिमझिम ने सोचा जो भी हो, मैं ये घर छोड़ूंगी नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन यह हमारा भारत देश है, यहाँ की समाज बड़ी पुरुष प्रधान वाली है। यहाँ औरत सोचती कुछ है और होता कुछ है। औरत त्याग करती है मगर उसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। औरत रोती है तो रुलाने वाले हंसते हैं। औरत की तकलीफों को कौन समझता है? उसने जो इतना त्याग किया, सेवा की, रात रात भर जगकर सास ससुर सबकी सेवा किया करती थी और जितना हो सके घर के हर काम में मदद करती थी, मीठे से बात किया करती थी। लेकिन उसके इस अच्छे व्यवहार का क्या परिणाम उसे मिला? जब एक दिन सास ने अर्थात शोभा जी ने अपने बेटे से कहा, इसे कहो अब यहाँ से चली जाए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और विनय जी ने भी अपनी माँ का हर बात माना। उन्होंने वैसे ही कहा, रिमझिम तुम अब चली जाओ, मेरे जीवन में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। रिमझिम तो रोने लगी, जैसे उसके सिर पर कोई पहाड़ गिर पड़ा। तो उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अब संतान होने वाली है, ऐसी हालत में तुम मुझे क्या कह रहे हो? परंतु विनय ने कहा, यह मेरा आदेश है, लेकिन मेरे आदेश से बढ़कर मेरी माँ का आदेश है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपनी माँ की बातों को कभी भी टाला नहीं करता। मैं अपनी माँ की इज्जत बहुत करता हूँ और उनके मुंह से निकली हुई एक एक शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। जब उन्होंने कहा है कि तुम चली जाओ तो तुम चली जाओ। फिर क्या था, रिमझिम रोती रही, कई दिनों तक रोती रही। फिर पिताजी को बुला भेजा। तारकनाथ जी उनके घर गए थे। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु यहाँ तो शोभा देवी ने गेम खेल रखा था। शोभा देवी ने उसी समय, उन दिनों जिन दिनों तारकनाथ उनके घर गए हुए थे समझौता करने के लिए, अपने पति को, शोभा जी ने अपने पति प्रकाश जी को किसी काम से गांव भेज दिया था और यहाँ बताया कि उनको अपने जरूरी काम से गांव जाना पड़ा है, जबकि उन्हें पता था कि तारकनाथ जी आने वाले हैं। और उन्होंने प्रकाश जी से क्या कहा कि तुम्हें गांव में जाओ, जमीन के बारे में सब जो लिखा पढ़ी का काम चल रहा है उसकी देखभाल तुम करके आओ, इसलिए तुम गांव चले जाओ। प्रकाश जी चले गए थे। प्रकाश जी को इस तरीके से समझाया शोभा जी ने कि गांव की जो हमारी जमीनें हैं उसकी लिखा पढ़ी करने का अभी समय आ रहा है, तो आपका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, आप वहाँ चले जाइए और ठीक तरह से पूरा काम करके फिर लौटिएगा। प्रकाश जी यूं ही शोभा जी की हर बात माना करते थे।
तो वो चले गए। प्रकाश जी को भी मालूम नहीं था कि तारकनाथ जी आने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश जी से विनय कुमार और शोभा जी दोनों ने यह बात छुपाई थी। जब तारकनाथ जी अपनी बेटी के घर आए और यहाँ पर काफ़ी उन्होंने कोशिश की बातों को समझाने का, लेकिन उन दिनों शुभा देवी भी घर छोड़ के अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई थी और अपने बेटे को सिखा के गई थी कि तुम अपने बात में अड़े रहना। विनय जी ने ठीक वही किया। उन्होंने ससुर जी से मना कर दिया, अर्थात तारकनाथ जी से मना कर दिया कि मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता, आप अपनी बेटी को ले जाइए। फिर क्या था, बड़े बुझे दिल से तारकनाथ जी अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आए थे। तारकनाथ जी भी काफी टूट चुके थे। रिमझिम ने किसी तरह अपने आप को संभाला और नौकरी करने के लिए उसने अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हजार कोशिश की गई कि विनय जी आए और रिमझिम को अपने साथ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनय जी कभी नहीं आए और ना ही कोई पत्र लिखा। वैसे रिश्तेदारों से कुछ पता चलता था कि उनकी माँ विनय जी की दूसरी शादी कराने की कोशिश कर रही थी। रिमझिम का स्वाभिमान जागा था और उसने अब अपने पाँव में खड़े होने के लिए सिद्धांत ले लिया था। सरकारी नौकरी के लिए उसने अप्लाई कर दिया था और कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी लग भी गई। अब आगे क्या होगा यह पता नहीं, बस इतना था कि वह नौकरी ज्वाइन कर चुकी थी। यही है रिमझिम की कहानी, आम भारतीय महिलाओं की कहानी।